डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज आपसे प्रैक्टिकल के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल 2 का उसके ऊपर बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है आहार आयोजन। आप जब प्रैक्टिकल फाइल बना लेंगे उसमें सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस इससे पहले वाले वीडियो में समझाया है वो उतारना है। जब आप अपना सिलेबस उतार लेंगे उसके बाद आप प्रयोग 1 को लिखेंगे। प्रयोग 1 जो है आपका वो है आहार नियोजन पे। इस प्रयोग 1 में हम 3 चीजों को कवर कर रहे हैं और वो है आहार नियोजन की परिभाषा, आहार नियोजन या आयोजन का महत्व, आहार आयोजन के सिद्धांत क्या है। अर्थात आपको सिलेबस के बाद प्रयोग 1 डालना है और उसका टॉपिक डालना है आहार आयोजन। और ये तीनों चीजें उतारने के बाद जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो काम आपको प्रैक्टिकल फाइल में करना है। सबसे पहले हम आहार आयोजन या नियोजन किसे कहा जाता है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। आहार नियोजन या आयोजन परिवार में सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनके पौष्टिक गुणों के आधार पर आहार में सम्मिलित करना ही आहार आयोजन कहलाता है। अर्थात परिवार में अलग अलग तरह के सदस्य हो सकते हैं, भले वो सेक्स के अकॉर्डिंग अलग हो, एज के अकॉर्डिंग अलग हो या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, मतलब कोई गर्भवती महिला भी हो सकती है और धात्री महिला भी हो सकती है। तो उन सभी की पोषण जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होगी। तो उनकी पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। साथ में जो खाद्य पदार्थ हैं उनके क्या पौष्टिक गुण है, किसमें क्या चीज अधिक पाई जाती है। अगर किसी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अधिक है तो कौन से खाद्य पदार्थ में कैल्शियम अधिक है वो हमें ध्यान में रखना है और इस आधार पे आहार को नियोजित करना है। दूसरा है आहार आयोजन के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाता है। यानी जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो आहार बनेगा या आहार आयोजन जो करेंगे वो सभी सदस्यों को के लिए बैलेंस्ड होना चाहिए। यानी सभी सदस्यों को संतुलित आहार उपलब्ध कराए ऐसा होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज का आहार आयोजन कर लेते हैं तो उसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों का खरीदना भी आता है, उसका कुकिंग या पकाना भी आता है, उसको संग्रहित करना या संग्रहण करना भी आता है और उसको हम कैसे सर्व कर रहे हैं या परोस रहे हैं, ये सारी क्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित होगी। यानी प्रयोग 1 में सबसे पहले आप क्या उतारेंगे बच्चों, ये जो स्लाइड्स बनी हुई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आप जो है अपनी कॉपी में प्रैक्टिकल फाइल में मतलब ये चीज आराम से उतार सकते हैं। पहले आपको पूरा वीडियो समझना है और उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल फाइल में जो है आपको ये चीज उतारनी है जैसी लिखी हुई है। तो आहार आयोजन वो तरीका हुआ जिसके द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और उनको एक संतुलित आहार दिया जाता है जिससे परिवार के सभी व्यक्ति जो हैं वह स्वस्थ रहें। और इसके अंतर्गत सारी क्रियाएं आती है, भले भोजन को खरीदना हो, उसका कुकिंग हो, उसका स्टोरेज हो या उसको सर्व करना हो। अब हम आते हैं आहार आयोजन के महत्व पे, जो कि आहार आयोजन जो कि प्रैक्टिकल है उसका दूसरा टॉपिक है। आहार आयोजन के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यानी परिवार में जिस भी तरह का सदस्य है वो किस तरह का कार्य कर रहा है, क्या एज का है, क्या फिजियोलॉजिकल उसकी रिक्वायरमेंट से बीमार तो नहीं है, क्या सेक्स है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।
दूसरा पॉइंट है परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रुचि मतलब उसका क्या टेस्ट है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप न्यूट्रिशियस फूड तो दे रहे हैं पर वो उसकी पसंद का नहीं है तो व्यक्ति वो नहीं खाएगा, भले वो कितना भी न्यूट्रिशियस हो। तो हमें उसकी रुचि के अनुसार किस तरीके से हम फूड का कॉम्बिनेशन लें कि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके, ये हमें ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट है भोजन में विविधता उत्पन्न करना। हम वैरायटी ऑफ फूड दें, ये बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने कलर में वैरायटी होती है, बनने के तरीके में वैरायटी होती है, आपके फूड स्टफ में वैरायटी होती है। आप उसको रोज पालक खिलाएंगे, रोज भिंडी खिलाएंगे, रोज आलू खिलाएंगे तो शायद व्यक्ति को नहीं भाएगी। तो उसके आहार में विविधता होनी चाहिए इन रेफरेंस टू फूड ग्रुप, कि कोई सीरियल का आइटम हो, कोई पल्स का आइटम हो, कोई ग्रीन लिफी वेजिटेबल है, कोई अदर वेजिटेबल है, तो कोई रूट्स एंड ट्यूबर्स हो। दूसरी बात हमने कलर की, अगर आपकी प्लेट में सारी चीज हरी दिख रही है और उस तरह की आपको कोई चीज सर्व कर दी तो आपको लगेगा कि कितनी मोनोटोनस सी एक जैसा खाना है। तो कोई चीज रेड दिखे, कोई चीज येलो दिखे, कोई चीज जैसे व्हाइट दिखे जैसे दही है या मीठी कोई स्वीट डिश है, तो कलर पॉइंट ऑफ व्यू से विविधता आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक जैसा खाना किसी को नहीं भाता है, तो हमें भोजन में वैरायटी लाना बहुत जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट है कम कीमत में संतुलित भोजन उपलब्ध कराना। कम कीमत का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे बचा रहे हैं, इसका मतलब ये है हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जितनी यूज करते हैं बच्चों, वो उस समय पे सस्ती पड़ती है क्योंकि मौसमी है ना। और आप जो चीजें उपलब्ध नहीं है वो यूज करते हैं तो वह थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो हम एक तो ये चीज को ध्यान में रखते भी हुए भी भोजन की कीमत को कम कर सकते हैं। दूसरा, हम एक साथ खरीद रहे हैं, जितना कि हम स्टोर कर सकते हैं वो किस तरह का फूड आइटम है, तो पैसे की बचत होती है। साथ में अगर हम ये भी ध्यान रखें कि यही न्यूट्रिएंट्स इसके कंपैरिजन में इस फूड स्टफ में भी उपलब्ध हैं जो कि सस्ता पड़ता है, तो भी हम उस भोजन की कीमत को कम कर सकते हैं और साथ में उसको बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन दे सकते हैं। यानी कि कम कीमत में संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाता है, किसके द्वारा? आहार आयोजन के द्वारा। आहार आयोजन के कारण से जो गृहिणी है उसका समय बचता है, क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, तो बार बार सोचना नहीं पड़ता है क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, किसके लिए क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कैसे सर्व करना है, कैसे स्टोर करना है, बार बार नहीं सोचना है। इसके साथ शक्ति की भी बचत होती है, बार बार बाजार जाके आपको कुछ खरीद के नहीं लाना है ना। आपने एक बार कुकिंग कर ली तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बट आपने पहले से प्लान आउट नहीं किया तो हो सकता है आपको किसी चीज के लिए जब लोग नहीं पसंद कर रहे हैं परिवार के, तो आपको दूसरी बार कुकिंग भी करनी पड़ सकती है। और इसी तरीके से धन की बचत भी होती है। वो पहले वाले पॉइंट में भी बताया मैंने आपको, और दूसरी तरीके से जब एक साथ आप चीज को खरीदते हैं वीकली या 5 डेज के लिए या साल भर के लिए, तो वह थोड़ी सी इकोनॉमिक पड़ती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बचा हुआ कोई खाद्य पदार्थ है तो उसका उपयोग किया जाता है। वो बचा हुआ बना हुआ भी हो सकता है, बिना बना हुआ भी हो सकता है। तो आप उसको प्लान आउट कर सकते हो कि अगर ये बच गया है, जैसे आपने पनीर बनाया घर पे, है ना, अगर वो पनीर आपकी पनीर की सब्जी के हिसाब से ज्यादा है तो आप कोई सैलेड बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, या पनीर चिलड़ा बना सकते हैं, या बच्चों को पनीर परांठा पसंद है तो आप पनीर परांठे के रूप में यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कोई भी चीज बची है तो हम इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं। अगर वो बनी हुई चीज है तो मतलब भोजन में कन्वर्ट हो गया है तो कैसे ला सकते हैं, और भोज्य पदार्थ के फॉर्म में है तो कैसे ला सकते हैं, यह उस गृहिणी के ऊपर है। अब हम आते हैं आहार आयोजन के सिद्धांत के ऊपर। ये हमारे प्रैक्टिकल जो 1 है उसका तीसरा पॉइंट है। पहला हमने डेफिनेशन को देखा था, फिर महत्व को देखा था, और अब हम आहार आयोजन के सिद्धांत को देख रहे हैं।
इसका सबसे पहला पॉइंट है पोषणिक आवश्यकता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी आहार आयोजन का। यह आहार आयोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण किया जा सके। पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं होती है व्यक्ति की, वो निर्भर करती है उसके लिंग पे, यानी क्या सेक्स से, उसकी एज क्या है, क्योंकि परिवार में 1 साल का बच्चा, 1 दिन का बच्चा भी हो सकता है और 60-70 साल का व्यक्ति भी हो सकता है। उसकी शारीरिक स्थिति, यानी कि कहीं वह प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर तो नहीं है, या फिर कोई बीमार तो नहीं है, या किसी प्रकार का रोग जैसे मधुमेह या हार्ट डिजीज तो नहीं है। इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। साथ में श्रम पर भी व्यक्ति की पोषणिक आवश्यकता जो होती है वो निर्भर करती है। एक ही परिवार में जो है अधिक क्रियाशील व्यक्ति भी हो सकता है, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति भी हो सकता है और कम क्रियाशील व्यक्ति भी हो सकता है। अर्थात जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती है वह कई सारी बातों पे निर्भर करती है और इन बातों का ध्यान में रखते हुए हमें परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन करना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए सभी भोज्य समूह में से भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 5 फूड ग्रुप सिस्टम मैंने आपको समझाया है, 5 भोज्य समूह वाला। उसमें से हर ग्रुप में से भोज्य पदार्थों का चुनाव होना चाहिए, जिससे कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित आहार उपलब्ध हो पाए। अब हम बात करने जा रहे हैं विविधता की या वैरायटी की, कि फूड में वैरायटी का होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को सुबह से शाम तक या प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन खाने को दिया जाए तो उसको रुचिकर नहीं लगेगा, भले वो उसका कितना भी फेवरेट है। आपको बोल दिया जाए पूरा दिन चावल खाएं या 2 दिन तक चावल खाएं तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा। साथ में उसको ऐसा भोजन करने से सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। अतः हर आयोजन द्वारा भोजन में निम्न प्रकार से हम विविधता ला सकते हैं, जैसे फर्स्ट है भोजन पकाने की विधि में परिवर्तन करके। रोज आपको बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे दी जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, या रोज आपको कह दिया जाए कि आप जो है खाली दाल रोटी खाएं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपको ऐसे कह दिया जाए कि आपको स्टीम्ड वेजिटेबल्स ही खानी है या बैक्ड वेजिटेबल्स ही खानी है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमें एक ही फूड स्टफ को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में पका सकते हैं थ्रू कुकिंग मेथड्स, है ना, तो वो आपको विविधता देने का कार्य करता है। जैसे कि आप जो है दाल को बॉईल करके भी छोकते हो, डायरेक्टली भी छोकते हो, या कढ़ाई में भी दाल को, कई बार मूंग की दाल को हम सूखी बनाते हैं। तो ये विविधता लाने के तरीके हैं। इसी तरह से लौकी की सब्जी को आप कुकर में भी बनाते हो और साथ में कढ़ाई वाली भी बनाते हो। रोज आपको कुकर में बनी हुई दे देंगे तो आपको शायद अच्छी ना लगे। दूसरा है भोज्य पदार्थों की बनावट में विविधता लाना। बनावट का मतलब है उसके टेक्सचर में विविधता लाना, है ना। इसमें साथ में कुकिंग मेथड भी आ जाता है ऑटोमेटिकली बच्चों। जैसे बॉइल्ड आलू जो होगा वो सॉफ्ट होगा, आपको कहें उबाल के आलू को छोको और इसको खाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। पर आपको अगर उसको फ्राई करके आलू की सब्जी बनाई जाए कई बार तो वो आपको अच्छी लगेगी। इसलिए हमें हमेशा मोनोटोनस टाइप ऑफ फूड नहीं बनाना चाहिए, एक ही तरीके से खाने को नहीं बना के वैरायटी देने की कोशिश करनी चाहिए। पदार्थों के स्वाद व सुगंधता में, स्वाद से तात्पर्य हुआ कि जैसे अभी लौकी की सब्जी का दिया उसी का करें, उसको दही डाल के भी बना सकते हैं, बिना कुछ डाले भी बना सकते हैं, या टमाटर की खटाई देके भी बना सकते हैं। तो आपको किस तरीके से बनानी है वो भी एक ही पैटर्न की अगर आप बनाएंगे एक ही तरह का स्वाद रहेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। या फिर आप एक तरीके से ही बना रहे हैं, उसी लौकी को आप कोफ्ते में कन्वर्ट करके भी लौकी के कोफ्ते बना सकते हैं, मुठिए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लौकी के मुठिए बना सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप भोज्य पदार्थों को कैसे काम में लेना चाह रहे हैं। सुगंधता से बात है कि एक ही तरह की खुशबू आए हमेशा उसके बनने पर। इसमें हम चाय का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, कि आपको रोजीना एक ही तरह की चाय बना के दे दी जाए तो आपको पसंद नहीं आती है। कई बार आपको इच्छा होती है मसाला टी पीने की, कई बार इच्छा होती है इलायची का फ्लेवर होना चाहिए, कई बार इच्छा होती है अदरक का फ्लेवर होना चाहिए, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स भी पसंद किए जाते हैं।
या एक प्लेट का जैसे यहाँ पर पिक दे रखा है और सभी में से एक तरह की ही फ्लेवर की खुशबू आए, तो आपको लगेगा कि क्या बेकार सा खाना हो गया, एक जैसा एक वैरायटी का खाना हो गया है। तो कहने का मतलब है हम डिफरेंट स्वाद देके, कुछ मीठा देके, कुछ नमकीन देके, है ना, हम अपनी वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट खुशबू देके इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिए थे वो एक फूड स्टफ से इसलिए दिए थे कि आप उस तरीके से भी चीज़ों को सोचें, पर जब हम पूरी मील की बात करते हैं तो हमें एक जैसा सिमिलर भोजन नहीं देना। जैसे कोई कलर वाइज अगर हम डिफरेंस देखें तो किसी का कलर वाइट है, किसी का ग्रीन है, किसी का येलो है, किसी का रेड है ना। तो कलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें वैरायटी देनी होती है। भोज्य प्रकार के आकार प्रकार में विविधता लाके हमें सेम आकार में या सेम कंसिस्टेंसी का फूड स्टफ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए हमें विविधता लाना भोजन में बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात कर रहे हैं श्रद्धा संतुष्टि की। भोजन ऐसा होना चाहिए जो भूख को शांत करे, साथ ही पूर्ण तृप्ति भी प्राप्त हो। मतलब हमारी भूख तो मिटे, सेटिस्फेक्शन लेवल भी आए। वो सेटिस्फेक्शन हमें मेंटली आना बहुत जरूरी होता है। कई बार आप खाना खा लेते हो पर आपको लगता है कि नहीं यार, मजा नहीं आया कुछ हमें, तो वो तृप्ति या शुद्धा प्राप्ति बहुत जरूरी होती है, जिससे कि हमें अगले भोजन तक भूख नहीं लगनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कई बार आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है या आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हो। तो भोजन से हमें शुद्धता प्राप्त होना भी, उसका सेटिस्फेक्शन मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। चौथा है आहार का समय। सामान्यतः हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं बच्चों। एक होता है ब्रेकफास्ट, दूसरा होता है लंच और तीसरा होता है डिनर। पर इनके बीच में भी कई बार हम फूड्स को लेते हैं, जैसे कई लोग सुबह उठते ही जो चाय पीते हैं वो चाय और बिस्किट्स खाते हैं, है ना। और जो लोग सुबह के समय चाय नहीं लेते हैं, डायरेक्टली ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो इवनिंग के समय इवनिंग टी तो लेते ही हैं या उसके साथ थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लेते हैं। तो हमारा वैसे मेन मील पैटर्न जो होता है वो 3 होता है, कई लोगों का 4 होता है और कई लोगों का 5 भी होता है। यानी जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन व रात्रि का भोजन आता है। साथ ही इसके अंतर्गत सुबह की चाय और शाम की चाय भी शामिल होती है। वो परिवार पे तो डिपेंड करेगी, साथ में परिवार के लोगों की इच्छा पे भी डिपेंड करती है। कई बार आप संडे को नाश्ता थोड़ा लेट लेते हो, आप हैवी ले लेते हो, तो उस दिन आप कई बार लंच को स्किप कर जाते हो, है ना। क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, आप नाश्ता ही इतना हैवी बनाते हो, थोड़ा लेट बनाते हो कि कई बार आप लंच को स्किप कर जाता है। तो वो डिपेंड करता है डे के अकॉर्डिंग भी और परिवार के सदस्यों की इच्छा के ऊपर भी। पर सामान्यतः जो बात की जाती है 3 डे मील पैटर्न है, जिसके अंदर 2 चीजें और कई बार इंक्लूडेड होती है। अब हम बात कर रहे हैं पूरे दिन को एक इकाई माना जाए। सुबह के नाश्ते से लेकर रात्रि के भोजन तक की योजना एक साथ बना लेनी चाहिए, ताकि विभिन्न भोज्य पदार्थों को सभी भोज्य समूह में से चुना जा सके और आहार में विविधता ला सके। हमें पूरे दिन का कर लेते हैं बच्चों, तो आराम इसलिए मिलता है कि आपको पता है सुबह भिंडी और दाल बनानी है, साथ में रायता बनाना है और सैलेड काटना है और साथ में पापड़ को भी रखना है। अगर हमने सुबह भिंडी बना ली तो शाम को क्या हरी सब्जी बनानी है और एक हरी पत्तेदार सब्जी को क्या इंक्लूड करना है ना। हम जब धीरे धीरे करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बार बार सोचना नहीं पड़ता है, ओहो ये बनाना है ये नहीं बनाना है। दूसरा पॉइंट है पूरे दिन को एक इकाई मानकर आहार आयोजन करने से परिवार के सदस्यों की जो पौष्टिक तत्वों की दैनिक आवश्यकता होती है वो पूर्ण की जाती है। आपको पता है इससे ये न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो लंच में इतना हो गया कंप्लीट, तो अब डिनर के थ्रू हमें बाकी चीज़ों को पूरा करना है। नेक्स्ट है इससे गृहिणी को मानसिक प्रक्रिया एक बार ही करनी पड़ती है, मतलब मेंटली जो वर्क है वो बार बार नहीं करना पड़ता है, एक बार में वो मेंटल वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वो परेशान नहीं होती है बार बार। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को पूरे दिन का संतुलित भोजन उपलब्ध हो जाता है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है उस व्यक्ति विशेष के ऊपर जो निर्भर करता है। अब हम बात कर रहे हैं भोजन की स्वीकार्यता पे, यानी तैयार भोजन का स्वीकार्य होना बहुत जरूरी होता है। आपने भोजन का चयन किया, उसको पकाया, पर वो परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुरूप नहीं होगा तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। कई बार बच्चे स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, है ना, हम नहीं खाएंगे। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
और उनको रुचि पैदा करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि उनको ये चीज़ नहीं पसंद है, पर वो बहुत यूज़फुल है, न्यूट्रिएंट वाइज़ बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम पोषण की बात कर रहे हैं, उसमें पोषण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट डेवलप धीरे-धीरे, उसको हम कैसे पकाएँ, किस तरीके से पकाएँ, किस फॉर्म में पकाएँ, किस लुक को दें, ये बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बच्चे में रुचि डेवलप हो और उसको वो एक्सेप्टेबल हो। नहीं तो वो मन से नहीं खाएगा, तो वो खाते हुए भी उसकी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं हो पाएगा। यानी बच्चों को रुचि तो डेवलप करना बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। यानी भोजन की स्वीकार्यता आहार आयोजन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लास्ट है पकाने की उचित विधियाँ। हम किस तरीके से भोजन को पका रहे हैं, क्या कुकिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसका चुनाव भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, जिसके द्वारा व्यक्ति को भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व उपलब्ध हो पाए। ऐसे कुकिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने तेज आंच पे उसको पका दिया, जो न्यूट्रिएंट उसमें विटामिन ए इम्पोर्टेंट था और वो हाई टेम्परेचर के कारण से डिस्ट्रॉय हो गया। विटामिन सी तो आपको पता ही है हीट के द्वारा जो है नष्ट हो जाता है। और इसीलिए पहले जो थ्योरी क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि नींबू जो है आपको हमेशा कुकिंग या गैस बंद करके ही डालना चाहिए, भली वो पोहा हो, दाल हो या कोई भी सब्जी हो। नहीं तो उसका विटामिन सी 50% तक नष्ट हो जाता है। यानी ऐसे कुकिंग मेथड्स को यूज़ करना चाहिए जिससे कि उनके पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट नहीं हो पाए। इसके साथ बच्चों अपना जो प्रयोग संख्या 1 है, जो कि फाइल में आपको सिलेबस के बाद उतारना है, ये कंप्लीट होता है। और जो पॉइंट्स इन स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं वो सारा आपको फाइल में प्रयोग 1 में उतारने हैं। पिक्चर्स खाली आपको समझाने के लिए थे, पर आपको लगता है कि हम कुछ यूजफुल और कनेक्टिव पिक्चर्स उतार सकते हैं, तो पुरानी मैगजीन्स जो घर में पड़ी हुई होती है, पुराने न्यूज़पेपर्स जो होते हैं बच्चों, या पुरानी कुछ इस तरह की बुक्स है जिसमें इससे रिलेटेड पिक्चर्स है, तो फाइल के अंदर जो ब्लैंक वाइट पेपर्स है वहां पर आप चिपका सकते हैं। पर उसका एक तरीका होता है कि हम खाली रिलेटेड या संबंधित पिक्चर ही चिपकाएं, नहीं तो उन पिक्चर्स को आप न चिपकाएं, उस प्रैक्टिकल को आप जो है बेकार न करें और फाइल को गंदा न करें। पिक्चर को चिपकाने के बाद आप जो है उसके चारों तरफ आउटलाइन जरूर खींचें और उस पिक्चर को बराबर सही तरीके से काटें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और उसके लिए कुछ भी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी पुरानी जो मैगजीन से जिसमें काफ़ी सारे पिक्स आते हैं उसमें से काट के आप लगा सकते हैं। और इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जब वीडियो देखते हैं तो स्क्रीनशॉट हर स्लाइड का लेते जाएं और स्क्रीनशॉट के बाद जो है आप फाइल में इसको अच्छे से समझ लें कि क्या चीज़ बताई हुई है और कैसे उतारना है, और उसके बाद अपनी फाइल में काम चालू करें। थैंक यू बच्चों। और इसके साथ ही आपका ये जो प्रयोग संख्या 1 था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयोग 2 के साथ इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।